संस्कृताय मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको स्वर के प्रकार बताया था और उनके अन्य नाम बताया था। आज आइए हम स्वर की परिभाषा और उनकी संख्याएं कितनी होती हैं उसे देखते हैं। तो हमने क्या बताया था, स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के भेद, स्वर के हमने 3 भेद बताए थे। कितने भेद? 3 प्रकार। स्वर के कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए थे और तीनों के अन्य अन्य जो नाम होते हैं उन्हें भी बताया था। तो आज हम उनका बारी बारी से क्या करते हैं, परिचय करते हैं। पहला क्या होता है? ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर को पूर्ण स्वर, मूल स्वर सब भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कहलाते हैं वे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। या फिर हम दूसरी परिभाषा भी देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूसरी परिभाषा, या दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो दूसरी परिभाषा ये हो जाएगी, वे स्वर या वे वर्ण, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें कम ऊर्जा, ऊष्मा या समय वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें कम ऊष्मा या समय का व्यय करना पड़ता है या करना पड़ता है, उसे या उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इस तरह से आपकी ये 2 परिभाषाएं हो गई। कितनी परिभाषाएं? 2 परिभाषाएं हो गई। पहला क्या है? वे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें कम ऊष्मा या कम एनर्जी या कम समय व्यय करना पड़ता है। मतलब इनके उच्चारण में ना ज्यादा समय लगता है, ना ही ज्यादा ऊष्मा लगती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं ये ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बता ही दिया था, फिर भी यहाँ पे उदाहरण के लिए बता दिया जा रहा है। उदाहरण, आ, ई, उ, री और ली। ये हमारे 5, इनकी संख्या कितनी है? 5। संस्कृत में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं और पूर्ण स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण स्वर भी कहते हैं।
एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण स्वर, एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को ये सब कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 5 है। संस्कृत में ह्रस्व स्वर की संख्या 5 होती है। कौन कौन से? अ, ई, उ, ऋ, दृ, ये 5 होते हैं। तो इस तरह से हमारा ह्रस्व स्वर तो समाप्त हो गया। आइए हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दूसरे नंबर पे चलते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। दूसरे नंबर पे हमारा क्या होता है? दीर्घ स्वर। अब ये दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को हम क्या कहते हैं? द्विमात्रिक भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। संयुक्त स्वर भी कहते हैं, मिश्रित स्वर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। ये देखिए हो गया हमारा। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ये 2 मात्रा मैंने इसे पिछली वीडियो में ही बताया था। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। YouTube पर आप सीधा सीधा सर्च कर सकते हैं, यश गौरव लर्निंग पॉइंट सर्च करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके पिछले वाले जो वीडियो हैं उन्हें आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। देखने के बाद आप उसमें से क्या कर सकते हैं? सबका पता कर सकते हैं कि मात्रा काल किसे कहते हैं। तो मात्रा काल से हमें यहाँ पे कितनी मात्रा का समय लग रहा है? 2 मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस तरह से अभी मैंने बताया कि ह्रस्व स्वर की और परिभाषाएं होती हैं, अन्य परिभाषाएं भी हम कहते हैं उन्हें, तो इसकी भी अन्य परिभाषा होती है। जैसे दूसरी परिभाषा भी हम देख सकते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में अधिक ऊष्मा या स्वरों का दुगना समय, ह्रस्व स्वर का दुगना समय। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय या अधिक ऊष्मा व्यय करनी पड़ती है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब यहाँ से आपकी ये 2 परिभाषाएं हो गई। 2 परिभाषाएं से आप चाहें तो कई परिभाषाएं बना सकते हैं। देखिए, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है, या फिर वे स्वर जिनका उच्चारण करने में अधिक ऊष्मा व्यय करनी पड़ती है या अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? उदाहरण भी देख लें और संख्या भी देख लें। तो संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। अब कहेंगे कि कैसे 8 होती है? तो आइए हम 8 के नाम क्रम से लिख देते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ।
ये देखिए संख्या इनकी 8 हो गई होगी क्योंकि ये पूरे हो चुके हैं। अब पूरे हो चुके हैं तो संख्या 8 हो ही जाएगी अपने आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई संख्या। देखिए इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसी में आइए तो हम इन्हीं को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि संस्कृत में संयुक्त स्वरों की संख्या, संयुक्त स्वरों की संख्या, तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वर या इसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित स्वर। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते हैं। हाँ, संयुक्त स्वर या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मिश्रित स्वर भी कहते हैं। मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर। अब मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है, मिलना या जुड़ना। आइए देखते हैं। ये देखिए हमने पिछली वीडियो में बताया है, एक एक को क्रम से अलग अलग करके विश्लेषण करके इनका बताया है कि ये संयुक्त स्वर कैसे होते हैं, ये संयुक्त स्वर कैसे कहे जाते हैं। इनको हमने पिछली वीडियो में बताया है, इसकी पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं हमने। तो देखिए मिश्रित स्वर की संख्या कितनी होती है। अगर आपको संस्कृत में कहीं भी पूछे कि मिश्रित स्वरों की संख्या कितनी होती है तो मिश्रित स्वरों की संख्या 4 होती है। और यहीं पे अगर गलती से पूछ दिया तो कितना, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। कंफ्यूजन में मत रहिएगा, कंफ्यूजन में कभी मत रहिएगा, संदेह मत करिएगा। देखिए दीर्घ स्वर की संख्या 8 और मिश्रित या संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। जबकि इन्हीं दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, फिर भी इनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 4 मानी जाती है। चलिए आइए फिर हम अगला देखें, क्योंकि स्वरों के 3 प्रकार बताए हैं। अभी हमारे 2 ही स्वर हुए हैं, एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। अब तीसरा स्वर होता है, तीसरा स्वर कौन सा होता है, आइए देखते हैं। तीसरा स्वर हमारा जो होता है वो होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब ये प्लुत स्वर देख लिया जाए क्या होता है। प्लुत स्वर को त्रैमात्रिक स्वर भी कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि प्लुत स्वर को त्रैमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लिया जाए, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। आप इसे बढ़िया से नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि हम क्रम से एकदम पढ़ा रहे हैं, एक भी पॉइंट को कहीं छोड़ नहीं रहे हैं। गलती से कहीं छूट गया तो उसे हम तुरंत वहीं पे बता देंगे आपको। देखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। चलिए तो ये हो गया। अब इसकी भी हम क्या कर सकते हैं, दूसरी परिभाषा निकाल सकते हैं। तो दूसरी परिभाषा जिस तरह से हमने ह्रस्व दीर्घ की दूसरी परिभाषा बताई थी, इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में या जिनका उच्चारण करने में या जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय, या फिर ये हम कह सकते हैं, चलिए उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय, 3 गुना या तिगुना लिख सकते हैं ना, तिगुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। हो गया। देखिए
अब ये प्लुत स्वर की पहचान हम कैसे करेंगे? तो प्लुत स्वर की पहचान हम कैसे करते हैं, देख लीजिएगा। इनकी पहचान के लिए या तो इस तरह से तीर बना होगा या तो अवग्रह लगा होगा, ये दो पहचान होता है। उल्टा दो कह सकते हैं इसे हम, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बनाते हैं इसे अवग्रह। जैसे कि अभी हम देखिए इनको हम सिद्ध कर दे रहे हैं, तीनों को हम सिद्ध कर दे रहे हैं। देखिए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर जो होता है इसे हम पहले देखते हैं उदाहरण में। जैसे ये क्या होते हैं, जैसे में देख लीजिए कि आ के पीछे यदि ऐसे लगा हो तो ये हो गया दी प्लुत स्वर, और ई के पीछे अगर इस तरह से लगा हुआ, ई के आगे लगा है तो ये हो गया। और इसी तरह से सभी के आगे ऊ लिखेंगे, ऊ के आगे पीछे अगर लगा हुआ है तीन तो हम समझ लेंगे कि क्या है, प्लुत स्वर है। तो आइए ह्रस्व स्वर देखते हैं। ह्रस्व स्वर में जैसे आ होता है, जैसे हम लिखना है ना कुछ, जैसे हम लिख रहे हैं कम, कम में ह्रस्व आ लगा हुआ है तो इसलिए हम जल्दी से बोल दे रहे हैं कम, और यहीं पे हम दीर्घ स्वर लगा दें। इसी में हम क्या करते हैं, दीर्घ स्वर लगा दें। तो दीर्घ स्वर क्या होता है हमारा, आ होता है, तो यहीं पे हम कम में ही जोड़ के देखिए तो क्या हो जाएगा, काम। ह्रस्व आ बोलना हो तो अ ई उ री, जल्दी जल्दी बोल गए हैं। अब इसी तरह से अगर दीर्घ स्वरों का उच्चारण हम करें तो आ ई उ री ए ओ औ, मतलब कि इनका उच्चारण करते समय हमें अधिक ऊष्मा व्यय करनी पड़ रही है, अधिक समय लग रहा है, इसलिए इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को आ ई उ री, मतलब जितनी जल्दी से कह लें उतना ही हो रहा है। अब इसी तरह से हमारा होता है क्या, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की पहचान तो बढ़िया है, आइए हम इसे आनंद पूर्वक देखा जाए। प्लुत स्वर जैसे हम लिखते हैं ना ओम, हम क्या लिखते हैं, ओम, ओम, मतलब ओ, जब हम ओम बोल रहे हैं देखिए तो ह्रस्व का भी, ह्रस्व दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है। जब दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय कहीं पे लगे तो तुरंत आप पहचान लीजिएगा, क्या फट से पहचान के लगा दीजिए कि हाँ वो क्या है, प्लुत स्वर है। ओम, ओम बोलते ही क्या हो रहा है, अधिक समय लग रहा है, अधिक ऊष्मा व्यय हो रही है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, तुरंत कहीं बिना झिझके हम क्या करेंगे, प्लुत स्वर लगा देंगे। और जैसे ही दीर्घ स्वर कहीं लिखे आ ई तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। आप उच्चारण करके पहचान सकते हैं कि ये दीर्घ है या ह्रस्व है या प्लुत है। तो आइए, अभी तो हमने ये पहचान बताई इसकी, तो ये जानते हैं ये जो तीन की तरह से इसका पहचान है, इसका जानते हैं प्रायः इसका प्रयोग कहाँ होता है, प्रायः इसका प्रयोग वेदों में होता है। कहाँ पे होता है, वेदों में इसका प्रयोग होता है प्रायः। ये जो ओम का, ओम की तरह से ये जो तीन दिख रहा है ना, इसका प्रायः प्रयोग वेदों में ही होता है। अब देखें ये जो हमने अवग्रह लगाया है, इसी तरह से जैसे कि गांव में बुलाते हैं ना, रमेशवा रे, रे मतलब जितना रे कहते जाएंगे उतना अवग्रह बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही अवग्रह बढ़ता गया यहाँ पे तुरंत क्या हमारा हो गया, प्लुत स्वर हो गया। कहते हैं ना कलुआ रे, जैसे ही कलुआ रे कहें वैसे ही हमारा क्या आ गया, प्लुत स्वर आ गया। तो हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि स्वर के कितने भेद हैं, स्वर की परिभाषाएं कितनी हैं और संख्या कितनी है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप तुरंत वीडियो में कमेंट करिए, हम तुरंत उसका आंसर देने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। तो हमें आशा है कि आपको इतना समझ में आया है। तो आइए हम इन तीनों के ऊपर एक श्लोक है, श्लोक बता दे रहे हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। एक ही श्लोक में आपका तीनों का तीनों जो ये
स्वर है समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं। एकमात्रो भवेत् हर्षो, भवेत् हर्षो द्विमात्रो। क्या किया जाए, बहुत ज्यादा गर्मी है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, उच्यते। ये हमारे श्लोक का पहली लाइन हुई। अब देखते हैं दूसरी लाइन क्या है। त्रिमात्रस्तु ऋतो ज्ञेये, त्रिमात्रस्तु ऋतो ज्ञेयो, व्यंजनं चार्धमात्रिकम्, व्यंजनं च अर्धमात्रिकम्। इसी तरह से ये आपका पूरा हो गया श्लोक। क्या श्लोक है, आइए देखते हैं। एकमात्रो भवेत् हर्षो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु कृतो ज्ञेयो व्यंजनं चार्धमात्रिकम्। इस तरह से तो ये आपका पूरा हो गया। तो आइए इसका मतलब देखते हैं कि मतलब इसका क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ह्रस्वों की, ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है या एक मात्रा गिनी जाती है। दीर्घ स्वर की दो मात्रा और प्लुत स्वर को त्रैमात्रिक के नाम से जाना जाता है। और व्यंजनम चार्धमात्रिकम, चा का मतलब और, अर्ध का मतलब आधा, मात्रा मतलब मात्रा। देखिए चा अलग हो गया, अर्ध अलग हो गया और मात्रा अलग हो गया। चा का मतलब और, अर्ध का मतलब आधा, मात्रा का मतलब मात्रा ही है। तो व्यंजनम चार्धमात्रिकम, और व्यंजन की आधी मात्रा होती है। ह्रस्वों की एक मात्रा, ह्रस्व स्वरों की एक मात्रा, दीर्घ स्वरों की दो मात्रा, प्लुत स्वरों की तीन मात्रा और व्यंजन की चार मात्रा, व्यंजन की आधी मात्रा होती है। तो इस तरह से इस श्लोक का अर्थ भी हो गया। और इसी तरह से इसी श्लोक में हम क्या करते हैं, तीनों स्वरों को एक ही जगह पे समाहित करके सीख लेते हैं। तो हमें आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।